वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। ई लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट SHRM के अंदर हम आज पढ़ेंगे अलाइनिंग HR सिस्टम विद बिजनेस स्ट्रेटजी कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो आपकी HRM सिस्टम को अलाइन करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी से। तो उसमें आप देखें तो 5 कंपोनेंट हैं, 5 कंपोनेंट ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। पहला है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, दूसरा है प्लानिंग फॉर चेंज, तीसरा है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, चौथा है हेल्थ एंड सेफ्टी और पांचवा है आपका रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनका अलाइनमेंट कैसे होता है और हायरार्की क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। उससे पहले हम ये चीज़ें समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसे कि आप देखें, हमने शुरुआत की थी कि जो ह्यूमन रिसोर्स का जो सिस्टम होता है, हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम को अलाइन करते हैं किसी के साथ बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं, चाहे वो HR हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, उसके अंदर हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो फंक्शनल एरिया के अंदर HR स्ट्रेटजी होती है, उसको हम कैसे अलाइन करते हैं, कैसे हम उसे बनाते हैं। तो जैसे हम देखें तो 5 कंपोनेंट हमने बोले थे। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू है, वर्किंग नॉर्म्स है, का विज़न है, हैबिट्स हैं, बिलीफ हैं, तो ये सब चीज़ें जो कंपनी की वैल्यू सिस्टम के अंदर हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करेंगी उसके स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन में और उस स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन में कैसे इफ़ेक्ट करेंगी। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए पॉलिसी मे बी स्टेट द टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट टू द बिजनेस which foster timeline among the employee. HR may adopt a looser time management policy that value employees freedom to manage their own schedule। कि हमने क्या किया, हमने पॉलिसी तो बना दी, लेकिन हमने उसके अंदर जो टाइम फ्रेम था, टाइम फ्रेम को हमने एम्प्लॉय के ऊपर छोड़ दिया। क्योंकि कि जो अपना ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा बाउंडेशन नहीं रखते। इससे होगा क्या कि जो हमारा काम है वो टाइम पर नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, उसने उसकी स्ट्रेटजी को इफ़ेक्ट किया। तो ये हमने एक एग्जांपल पढ़ा था किसका, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे इफ़ेक्ट करता है किसको, जो अपनी HR की मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। अब देखेंगे हम प्लानिंग फॉर चेंज। जैसे कि आपने पढ़ा है कि चेंज जो होता है, चेंज एम्प्लॉय को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपने देखा होगा जो बैंक्स के अंदर कंप्यूटराइजेशन हुआ था, तो उस समय जो बैंक के एम्प्लॉय थे, उन्होंने काम करने से मना कर दिया था कि हम कंप्यूटर नहीं सीखेंगे, हम कंप्यूटर पर काम नहीं करेंगे। तो उस समय क्या था, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या था, जो कंप्यूटर का वर्क था, वो क्या था, एक तरीके से उसकी वीकनेस था। और यदि आप देखें आज की तारीख में जो बैंकिंग सर्विसेज है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ माना जाता है, वो क्या माना जाता है, आपका ई-बैंकिंग माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम चेंज लाते हैं वो एम्प्लॉय को एक्सेप्टेबल नहीं होते, एम्प्लॉय उसके अगेंस्ट होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, उन्हें बताना है कि उस चेंज को लाने से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा, उससे एम्प्लॉय का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यदि आप माने कि यदि हम वो चेंजेस नहीं लाते तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर पीछे रह जाता, और आज की तारीख में बैंकिंग सेक्टर आगे है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उनको भी मिल रहा है, कस्टमर को भी मिल रहा है और बैंक्स को भी मिल रहा है। तो ये क्या कहलाता है, प्लानिंग फॉर चेंज। तो हमने प्लानिंग फॉर चेंज के अंदर देखना है कि बिजनेस वर्ल्ड चेंज रैपिडली, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस एंड एम्प्लॉय कम एंड गो एंड फाइनेंस ऑफ कंपनी फ्लक्चुएट। अब होता क्या है कि जब हम न्यू टेक्नोलॉजी लेते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं, तो HR का जो रोल होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन HR के थ्रू ही हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे HR को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, जो भी अपने चेंजेस आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। फिर आता है थर्ड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो, आपने जो चेंजेस तो इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन वो जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको उन चेंजेस के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना। हम एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। ट्रेनिंग होता है जो अपने लो लेवल के पर्सन रहते हैं, उनके लिए उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। फिर आएगा आपका डेवलपमेंट। जैसे कि
आपका एचआर के अंदर एक सब्जेक्ट भी आएगा, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि ट्रेनिंग तो हम एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट होगा किसका? डेवलपमेंट होगा किसका? एम्प्लॉय का नहीं होगा। एम्प्लॉय के साथ साथ किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एचआर सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। वो कैसे होता है? जब वो कंटिन्यूसली एजुकेशन प्रोवाइड करता है स्किल को बढ़ाने में, न्यू आइडिया और न्यू इनोवेशन को एक्सेप्ट करता है वर्क प्लेस के अंदर। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉय स्किल्स बढ़ेगी एम्प्लॉय की, और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। तो ये कहलाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आता है हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी से आप सब वाकिफ़ हैं कि जिस वर्क प्लेस के अंदर हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें देखना है कि जैसे कोई हैवी मशीनरी है तो हैवी मशीनरी के ऊपर वार्निंग सिग्नल या पोस्टर इस तरीके से लिखे होने चाहिए कि इमरजेंसी के केस में हमें क्या स्टेप लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सीडेंट होंगे क्या होंगे? मिनिमाइज़ हो जाएंगे, और जो एम्प्लॉय रहेंगे वो भी कॉन्फिडेंट होकर काम करेंगे। तो ये कहलाता है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का कहलाता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर बस मैंने आपको यही बताया कि जो हैवी मशीनरी रहती हैं अपने प्लांट के अंदर, उसके अंदर एचआर जो रहता है उसको वार्निंग पोस्ट या साइन पोस्ट करने या पोस्टर्स में इस तरीके से लिखना है कि उस मशीन पर काम करना क्या है, आपको यदि दिक्कत होती है तो इमरजेंसी केस में आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। इससे क्या रहेगा? जो एक्सीडेंट है वो क्या हो जाएंगे? मिनिमाइज़ हो जाएंगे। ठीक है ना? तो हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन दोनों चीज़ों को हम अलग अलग समझ लेते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब ये हुआ कि हम किसी पर्सन को जॉब के लिए इनवाइट कर रहे हैं, वो कहलाता है रिक्रूटमेंट कहलाता है। और रिटेंशन का मतलब है कि वो एम्प्लॉय जब उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब हम उससे काम करा रहे हैं तो वो उस काम को हैंडल करने में उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको रिटेन नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं हमें उसको रिटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ बेनिफिट्स देने होंगे। अब ये बेनिफिट उसकी फर्दर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है ना, कंपनसेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट और रिटेंशन बहुत ज़रूरी है। खाली रिक्रूटमेंट करते रहें, लोग आते रहें जाते रहें तो उससे काम नहीं चलेगा, उनको रिटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एम्प्लॉइज़ जो रहते हैं ह्यूमन एसेट्स होती हैं, जैसे रिटेंशन के अंदर हम पढ़ें, उनको ऑर्गेनाइजेशन में रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है। एम्प्लॉय की जो वैल्यू होती हैं वो उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती हैं। और जो एम्प्लॉय रहता है वो वैल्यूएबल सोर्स रहता है किसका? सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। तो रिक्रूटमेंट के साथ रिटेंशन भी होना ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों का अलाइनमेंट कैसे करेंगे और हायरार्की ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैसे बनेगी। यहाँ पे अलाइनमेंट का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? जो भी रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन है उनका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। यदि उनका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो हमें यदि एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना है तो हमें क्या करना है? जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने ऊपर पढ़ी हैं उनको क्या करना है? हमें इंटीग्रेट करना है, स्टेप बाय स्टेप उन सबको फॉलो करना है, फिर उनको क्या करना है? कंबाइन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो ये कहलाता है आपका अलाइनमेंट कहलाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो HRM प्रोग्राम होता है वो लॉन्ग टर्म कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है, और जो आपको लॉन्ग टर्म रहते हैं उसको हम विज़न कहते हैं। विज़न का कम्युनिकेशन हम मिशन जैसे टैगलाइन वगैरह इनकी हेल्प से करते हैं। तो एम्प्लॉय को इन सब चीज़ों को अवेयर करना और उनको मोटिवेट करना कि वो कहीं ना कहीं उनका भी बेनिफिट है उसमें, ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है। तो ये सब क्या कहलाता है? अलाइनमेंट कहलाता है। फिर हम बात करेंगे हायरार्की और अकाउंटेबिलिटी। हायरार्की ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने पीछे प्रोसेस का अलाइनमेंट किया है, क्या वो जो आपने प्रोग्राम बनाया था कि वो टारगेट जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने का, उसमें जो पर्सन हैं उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है या फिर नहीं दिया है। यदि आपने देखा कि जो आपने प्रोग्राम बनाया था और डिफरेंट पर्सन को जो ड्यूटी असाइन की थी तो वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी है वहाँ, और यदि वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करते तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। तो हमें क्या करना है? जब अलाइनमेंट कर लेंगे उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो हायरार्की ऑफ अकाउंटेबिलिटी है वो उसके अंदर फॉलो हुई है या फिर नहीं हुई है। यदि वो फॉलो हुई है तो बहुत अच्छी बात है, हम बिज़नेस के अंदर जो अपने ऑब्जेक्टिव से जो मिशन विज़न है उसको हम पूरा कर लेंगे। और यदि वो नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं हमें HR को ये स्टेप लेना होगा कि कैसे उस लोएस्ट अकाउंटेबिलिटी को हम हायर अकाउंटेबिलिटी में कन्वर्ट करें और जो अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव से उनको क्या करें? अचीव करें। तो इस वीडियो के अंदर हमने यही
पड़ा कि जो एचआर की स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।